चलिए शुरुआत करते हैं सभी लोगों को मेरे भाई। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना आपका समय गवाए हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आज की क्लासेस के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने में है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एनीमोमीटर की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। एनीमोमीटर ये गलत लिखा हुआ है, एनीमोमीटर की हम बात करते हैं। एनीमोमीटर हमारा एक डिवाइस होता है और ये डिवाइस क्या करता है तो हम लोग सीधा कहते हैं ये वायु की गति को मेजरमेंट करता है। एयर वेलोसिटी को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हवा की गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो हवा की गति होती है उसको मापने के लिए, हवा की गति को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो हवा की गति को मापने के लिए आप ध्यान, हवा की गति मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या होगा तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग आर्द्रता मेजरमेंट करना होता है, सापेक्षी आर्द्रता या आर्द्रता की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ध्यान रखिए, सब आपको इंस्ट्रूमेंट याद रखना पड़ेगा। ये हमारा हाइग्रोमीटर हो जिससे हम आर्द्रता को मापते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए ये सब तो आपको याद रखना। आगे चलते हैं। यदि एक बस सीधे सड़क पर चल रही है और अचानक दाईं और तेज मोड़ लेती है तो बैठे यात्री किधर धक्का खाएंगे। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, यानी कि गाड़ी अगर चल रही मेरे भाई, एक बस सीधे चल रही थी और अचानक दाईं और ये क्या करा तेज मोड़ लेती है, यानी कि ऐसे जा रही थी ये गाड़ी, हमारा ये मान लेते कि ये रोड है और ऐसे जा रही थी और ऐसे करके इनको मोड़ लेना था, ऐसे करके मोड़ लेना था। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, कोई भी गाड़ी अगर इस तरह से हमारा आगे की ओर जा रही है तो हम कहते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर हमारा इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही थी और अचानक अगर यहां पर मोड़ लेती है, इस जगह पर अगर अचानक मोड़ लेगी तो क्या होगा, इस जगह पे अचानक अगर मोड़ लेती है तो जाहिर सी बात है हम सीधा कहेंगे कि अगर अचानक मोड़ लेती है, अचानक अगर मोड़ लेती है मेरे भाई, तो वह किधर की तरफ, तो हम कहेंगे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो बाहर की तरफ धक्का देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा इधर की तरफ वो धक्का खाएगा तो हम कहेंगे वो बाईं और झुकेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अचानक दाईं और एक तेज मोड़ लेती है, दाईं और तेज मोड़ लेती है, हमने उल्टा दिखा दिया है इसमें। दाईं और तेज मोड़ लेती ये आपसे बोला गया है। दाईं और तेज ले मतलब ऐसे करके मुड़ जाने की हम बात करते हैं और ऐसे करके मुड़ने की बात कर रहा है, ऐसे करके मुड़ने की बात कर रहा है। और जब यहां पर आएगा वो गाड़ी तो क्या होगा मेरे भाई, इस जगह पे जब गाड़ी आएगी तो हम लोग सीधा कहेंगे कि इस गाड़ी पर हमारा क्या होगा, तो यहां पर हमारा ये चक्का है, ये चक्का है, तो ऐसी जैसे ही ऐसे मोड़ लेगा तो आदमी किधर की तरफ हमारा होगा तो झटका खाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाहर की तरफ जो हमारा फोर्स काम करता है इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा कौन सा फोर्स होगा तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात करते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होता है जो कि बाहर की तरफ लगेगा, इसलिए हम धक्का बाहर की तरफ खाएंगे। हाँ क्यों तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होता है जो बाहर की ओर धक्का मारता है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आप टर्न लिए राइट, ऐसे जा रहे थे, राइट टर्न लिए, आपका राइट कौन सा, ये ऐसे टर्न लिए तो बाहर की तरफ आप धक्का खाए, बाईं और आप झुकेंगे, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में डिट्टो आता है और ये भी आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, समझना गौर से। जैसे कि आप बात करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। मान लेता मेरे भाई, किस बात को ध्यान रखना कि कोई गाड़ी हमारा इस तरीके से चल रही है, कोई गाड़ी हमारा इस तरीके से चल रही है तो इसमें क्या होता है, एक इनर व्हील होता है और एक आउटर व्हील होता है। तो ये हमारा दोनों अंदर की तरफ व्हील है, इसलिए हम कहेंगे ये रोड में अंदर की तरफ व्हील है। और ये दोनों चक्का हमारा किधर, तो कहेंगे आउटर व्हील कहते हैं। इन दोनों व्हील को क्या कहते हैं, आउटर व्हील के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम क्या कहेंगे तो आउटर व्हील कहते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन के आंसर निकल कर क्या गए, इतने में निकल कर क्या गए, ये अलग से हम क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है, उस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर हमारा जो व्हील होता है इसको कौन सा व्हील कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर इनर व्हील के नाम से जानते हैं। ये कैसा व्हील है तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा ऐसा व्हील है, इसको हम लोग इनर व्हील के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लेते हैं कि इस सड़क पर क्या तो ऐसे करके टर्न जब गाड़ी लेती है, जब गाड़ी मेरे भाई टर्न लेती है तो हम उस समय की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि गाड़ी अगर ऐसे करके टर्न लेती है, ऐसे करके गाड़ी अगर टर्न लेती है तो इसको इनर व्हील कहते हैं। जो अंदर की तरफ होता है उसको इनर व्हील कहते हैं और जो हमारा बाहर की तरफ होता है उसको आउटर व्हील कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में आता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। जब ये ऐसे टर्न लेती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा चक्का हमारा
ऊपर उठेगा, इनर व्हील ऊपर उठेगा कि आउटर व्हील ऊपर उठेगा। तो आप याद रखना मेरे भाई, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, ऐसे अगर टर्न अगर लेता है तो आपको ध्यान रखना है, ये गाड़ी जब पलटती है, गाड़ी मेरे भाई, गाड़ी पलटने की बात अगर करते हैं, जब गाड़ी पलटती है तो कौन सा चक्का उठता है पहले, वो आपको ध्यान रखना है। गाड़ी अगर पलटती है, गाड़ी अगर पलटती है तो कौन सा चक्का उठता है, तो दोनों इनर व्हील उठता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। किस बात की हम बात करते हैं मेरे भाई, दोनों जो इनर व्हील है वो हमारा उठता है। इस बात को ध्यान, दोनों इनर व्हील हमारा क्या होता कहेंगे, दोनों इनर व्हील पहले उठता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, दोनों इनर व्हील आपका कहेंगे पहले उठता है, और इस तरीके से ये हमारा झटका खाता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ऐसे हमारा ऐसे हो जाता है, यानी कि गाड़ी हमारा ऐसे पलटी खाएगा, ऐसे गाड़ी पलटी खाता है। आपको लगेगा कि सर ऐसे लेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए टर्न जब हमारा लेता है ना तो इनर व्हील उठता है, यानी ये दोनों चक्का ऊपर उठ जाता है और गाड़ी ऐसे पलटी खाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये जो आपको हम क्वेश्चंस बताए हैं ना, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन जो हम अलग से कराए हैं इसको जरूर आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सर मैं आपसे पढ़ा हूं 6 to 8 में 40 से 28 लाए, अमरजीत सर से पढ़े 40 से 31 आया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। चलिए कोई बात नहीं, इस बार और कोशिश करिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, हो जाएगा। बस थोड़ा सा और मेहनत कीजिए उमेश जी, सिर्फ इस बार श्योर हो जाएगा, ध्यान रखेगा। तो ये अलग क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ये क्वेश्चंस जो हमने बताया है आपको, ये अलग क्वेश्चंस बताया है। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछता है कि गाड़ी बहुत तेज गति से जा रही है और अचानक अगर टर्न लेती है तो कौन सा चक्का हमारा उठता है, तो कहेंगे इनर व्हील उठता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन सा, कहेंगे इनर व्हील, दोनों इनर व्हील हमारा उठता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ऐसे पलटता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने के कारण हमारे क्या होंगे। मेरे भाई बत्ती वाला जो स्टोव हमारा होता है, जिसमें हम बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, बत्ती वाले स्टोव में क्या है, तो केरोसिन तो हमारा ऑयल है, और केरोसिन को बत्ती में ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है मेरे भाई, केरोसिन का ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है, तुम्हारा इसमें से कौन सा होगा। हम कहेंगे इसमें से हमारा पृष्ठतनाव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और आंसर करेंगे पृष्ठतनाव, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मेरे भाई। एक बात हम सभी लोग जानते हैं, आपको यह बात पता होगा कि द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है उसको केशिकत्व कहते हैं। द्रव के ऊपर चढ़ने, ध्यान रखना, द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है, या फिर नीचे उतरने की जो घटना होती है, द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है मेरे भाई, ये किसके कारण होता है, तो याद रखना ये केशिकत्व के कारण होता है। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग यहाँ पर केशिकत्व के नाम से जानते हैं। ये हमारा केशिकत्व के कारण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केशिकत्व के कारण हमारा होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके कारण होगा, तो कहेंगे केशिकत्व के कारण हमारा होगा। यानी कि कोई भी द्रव हमारा अगर ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, ये घटना केशिकत्व के कारण होता है। और केशिकत्व कहने का मतलब कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा कि केरोसिन की बात कर रहे हैं, जो केरोसिन ऑयल है उसको बत्ती के ऊपर चढ़ाने का कारण आपसे पूछ रहा है। ऊपर चढ़ाने का कारण हमारा कौन होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा सीधा कहेंगे मेरे भाई, हमारा कौन सा फोर्स काम करेगा उसके ऊपर में, तो हम लोग कहेंगे यहां पर कि अगर द्रव का बत्ती में ऊपर चढ़ाने का कारण अगर पूछेगा, अगर ऊपर चढ़ाने का बत्ती केरोसिन ऑयल का ऊपर चढ़ाने का कारण अगर पूछेगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर ड्यू टू सरफेस टेंशन हमारा होगा। ड्यू टू क्या कहेंगे, तो यहां पर सरफेस टेंशन हम कहेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण हमारा वो ऊपर चढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, धारा घनत्व तो हमारा होता है, इसके बारे में बात करें। करंट डेंसिटी की बात कही जा रही है। आप बताइए करंट डेंसिटी की अगर क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद्युत धारा जो हमारा होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर करंट कहते हैं, और ये विद्युत धारा हमारा अदिश राशि होता है। ये कैसी राशि है, तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा अदिश राशि होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे अगर मेरे भाई धारा घनत्व की बात करता है, अगर आपसे किसकी बात
करता है, धारा घनत्व की बात करता है, ये अलग चीज है। और इसको करंट डेंसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पर करंट डेंसिटी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और करंट डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं? तो इसको हम लोग जे से दिखाते हैं। और जे इक्वल टू हमारा क्या होता है? आई बाय ए होता है मेरे भाई। यानी कि जो करंट हमारा पास करता है, जितना एरिया से करंट पास करता है, उसी को करंट डेंसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अगर कहेंगे ये हमारा करंट है, तो करंट का यूनिट हमारा एम्पियर हो जाएगा। और एरिया का यूनिट क्या होगा? तो कहेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा? यहां पर हमारा करंट डेंसिटी का यूनिट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जो धारा घनत्व तो हमारा होता है, यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है मेरे भाई? तो यहां पर हम कहेंगे ये हमारा सदिश राशि होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो एरिया हमारा यहां पर लिया गया है, ये एरिया हमारा एक वेक्टर होता है, एक सदिश होता है। ये अदिश है, ये अदिश में किसी सदिश से डिवाइड करेंगे तो सदिश ही निकल करके आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी आपके सामने में ये क्वेश्चन अगर निकल करके आता है, तो आप आसानी से कहेंगे हमारा ये क्या होगा? तो एक सदिश राशि के रूप में हमारा होता है, जबकि विद्युत धारा हमारा एक अदिश राशि होता है। इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं रखना है। और मेरे भाई फिर जो हमारा होता है, ये मिश्र धातु होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मिश्र धातु होता है। और मिश्र धातु कहने का मतलब धातु का मिश्रण होता है, जिसमें खास करके लेड और टीन हमारा मिक्स होता है। इसमें लेड होता है और साथ ही साथ हमारा टीन भी होता है। इसी को मिश्र धातु के रूप में हम लोग देखते हैं, जो हम फ्यूज की बात करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्यूज को हम कैसे जोड़ते हैं, तो गर्म तार के साथ इसको कैसे जोड़ते हैं, आपको ध्यान रखना मेरे भाई। ये गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गर्म तार के साथ कैसे जोड़ते हैं? तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में हम लोग इसको जोड़ करके क्या कर जोड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है मेरे भाई कि जो हमारा फ्यूज होता है, ये सुरक्षा का उपकरण माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। और इसको तार के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना और आसानी से आंसर आप कर सकते हो। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का कंसेप्ट किसने दिया है मेरे भाई? तो याद रखना, इसका जो कंसेप्ट हमारा दिया है, ये जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। इसका कंसेप्ट किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है कि जूल नामक विद्वान की हम बात करते हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने दिया, कल भी हम बताए थे मेरे भाई, ये माइकल फैराडे के बारे में हमने आपको बताया था। हमने माइकल फैराडे के बारे में बताया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कोर हमारा बना होता है मेरे भाई, क्रोड नहीं बोलेंगे, इसको कोर बोलते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जैसे ये ट्रांसफार्मर हमारा होता है, और इस ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। तो आज हम वो बताएंगे जो आपको कल हम नहीं बता पाए थे। तो ये मान लेते कि हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, और इस ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी में हमारा यहां पर कोर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है। इस वाइंडिंग को कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ये हमेशा लोड से कनेक्टेड होता है। ये हमेशा लोड से हमारा कनेक्टेड है, इसलिए एल से दिखाया है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है मेरे भाई, ये हमारा यहां पर कहते हैं कि ये एसी सिग्नल से हमारा यहां पर जुड़ा रहता है, और यहां से एसी हम सप्लाई करते हैं। तो मेरे भाई करंट हम यहां से देते हैं, यहां करंट हम देते हैं, और जैसे इसमें करंट देते हैं तो इसके अंदर हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल डेवलप कर जाता है। जब साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये सभी को पता होगा। और जब चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो इसी में हम कहते हैं कि फ्लक्स का हमारा यहां से फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसमें चारों तरफ मेरे भाई किसका हमारा घूर्णन होने लगता है? क्योंकि फ्लक्स का ये हमारा फ्लक्स होता है, और फ्लक्स हमारा घूर्णन गति करना स्टार्ट कर देता है ऐसे करके। तो जैसे ही फ्लक्स का फ्लो हमारा होता है, तो यहां पर जो भी हमारा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वो इस सर्किट में पहुंच जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस सर्किट से इस सर्किट में पहुंचा देता है, जबकि दोनों में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, हम किसकी बात कर रहे थे? हम यहां पर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। हम यहां पर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, और ट्रांसफार्मर का काम यह होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पहुंचा देना। यह हमारा ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई कि इसी में हम लोग क्या करते हैं? आयरन के स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये पतले पतले आयरन के स्ट्रिप्स होते हैं जिसको हम लोग यहां पर लगाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है।
यहां पर पतला पतला आयरन का स्ट्रिप्स होता है, इसमें पतला पतला जो आयरन का स्ट्रिप्स हम लोग यूज करते हैं, याद रखना ये जो पतले पतले यहां पर आयरन के स्ट्रिप्स होते हैं, ये जो पतले पतले आयरन के स्ट्रिप्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ये पतली पतली हमारा क्या होता कहेंगे, पतली पतले आयरन की स्ट्रिप्स होती है, इस बात को ध्यान रखना। पतली पतली आयरन की स्ट्रिप्स यहां पर होती है, और जो पतली पतली आयरन की स्ट्रिप्स हमारी होती है, याद रखना मेरे भाई, इसी को हम लोग आयरन कोर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहें, तो आयरन कोर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये हमारा आयरन कोर कहलाता है। लेकिन जो आयरन की स्ट्रिप्स होती है ये कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना, ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसका यूज करेंगे, तो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके यहां से पूछ जाते हैं। अगर कोई कहेगा मेरे भाई कि सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, कहेंगे यहां से हिस्टेरेसिस लॉस की अगर हम बात करते हैं, जो हिस्टेरेसिस लॉस हमारा होता है, ये लॉस हमारा क्या होता है, यहां पर कम हो जाता है। और अगर हम सॉफ्ट के जगह पर हार्ड आयरन कोर का इस्तेमाल करेंगे, जो हार्ड होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर ये लॉस बढ़ जाएगा, फिर हमारे लिए वो नुकसान हो जाता है। इसलिए जब कभी भी हम ट्रांसफार्मर के कोर की हम बात करते हैं, जब कोर की बात करें, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो हमारा नरम लोहे के धातु का सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होता है, तो हम कहेंगे यहां पर हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, जो कि हमारे इसके अंदर मेरे भाई लॉसेस का वो कारण बन जाता है। अगर आप आयरन का स्ट्रिप्स यूज करेंगे, वो हार्ड यूज करेंगे, सॉफ्ट की जगह पर अगर हार्ड यूज करेंगे तो लॉस सबसे ज्यादा होगा, तब हम कहेंगे वहां पर हमारा हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती इंजेक्शन बैच की आप लोग बात कर रहे थे। जो इंजेक्शन बैच आपको यहां पर दिख रहा होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि ये जो इंजेक्शन बैच आपको दिख रहा होगा, ये इंजेक्शन बैच कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस इसमें हम आपको कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसे से जो चैप्टर आपका खत्म होता चला जाएगा उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको कराते चले जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये बैचेज अवेलेबल होंगे। अगर 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं तो कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, इसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी। और ये न्यू बैचेस करके आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती का इंजेक्शन बैच है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। आप वहां से इस क्लासेस को कर सकते हैं। आगे चलते हैं और कुछ कुछ थ्योरी भी हम आपको बताते जाएंगे। जैसे मेरा क्लास अगर कर लीजिएगा तो आप समझ लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पोर्शंस की हम बात करते हैं, आपको डिट्टो लगेगा कि एक एक क्वेश्चन हमको बुझाता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं, दे रखा है हमारे सामने अवतल दर्पण की बात कही जाती है। बताइए अवतल दर्पण के बारे में आपसे बोला गया है, कह रहा कि अवतल दर्पण हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वास्तविक उल्टा और हमारा वस्तु के आकार का बनाएगा। यानी कि हम लोग को यहां पर फोकस करना है। चलो वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, लेकिन कैसा बनाएगा, तो वस्तु के आकार का बराबर प्रतिबिंब अगर बनाता है तो मेरे भाई बताइए उस वस्तु की स्थिति क्या होगी। मैंने कई बार बोला है कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, हम किसके दर्पण की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हम यहां पर अवतल दर्पण की बात करने वाला है। ये जो हमारा अवतल दर्पण है हम इसकी बात करते हैं। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये कैसा इमेज बनाता है, तो वास्तविक बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है, याद रखेंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5 केस में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो 5 केस में ये वास्तविक इमेज का निर्माण करता है। ये 5 केस में वास्तविक बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, यहां पर उल्टा होता है। लेकिन इसमें एक केस हमारा ऐसा होता है जो कि कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, यहां पर काल्पनिक इमेज बनाता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, यहां पर हमारा सीधा बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके का होता है और फटाफट करके इसको हम लोग समझते हैं और इसके आंसर्स को फटाफट करके करते हैं। जो लगातार क्लास कर रहे होंगे उनको पता है। मेरे भाई ये अवतल दर्पण हमारा होता है और अवतल दर्पण के बीचों बीच ये पास करता है। जहां पास करेगा वहां पर 90 डिग्री कोण बनाता है। और ध्यान रखना कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर ये कट किया उसको पोल कहते हैं। और इधर हमारा सेंटर, चूंकि मुड़ा हुआ इधर है तो सेंटर इधर होगा। सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। एक बात मैंने कई बार बोला होगा मेरे भाई, किसमें टोटल कितने केस बनते हैं, 6 केस बनता है। तो 5 केस आपका वास्तविक, 1 केस आपका काल्पनिक। काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनता है। तो एक ही केस में इमेज इधर बनता है, सब केस में हमारा 5 केस में इधर ही इमेज बनता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यहां अनंत, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं या वस्तु को यहां रखते हैं, 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 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, यही 5 केस है मेरे भाई। इन्हीं 5 केस की हम बात करते हैं। टोटल कितना केस है, 5 केस। इसमें कैसा इमेज बनेगा, तो इसमें हमारा
वास्तविक इमेज बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा कि यहां पर हमारा उल्टा बनता है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक ही केस की हम बात करते हैं, ये यहां पर बनता है और यही एक केस हमारा होता है। इसी एक केस की हम बात करते हैं, इसमें जो एक केस हमारा बनता है ये कैसा होगा कि हमारा काल्पनिक इमेज बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये काल्पनिक इमेज, और काल्पनिक कैसा होगा कि यहां पर हमारा सीधा इमेज बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है। अब इसी में मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो कह रहा हूं उसको सुनना गौर से। अगर अनंत पर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु को मेरे भाई फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये दोनों हमेशा वाइस वर्सा होता है। अगर वस्तु को हम कहां रखेंगे, यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दोनों उल्टा बनता, ये किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए मेरे भाई, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है वो भी जान लीजिए। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर हम रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा यहीं पर बनेगा और समान आकार का इमेज बनता है। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण हमारा होता है, ये छोटा भी इमेज बनाता है, ये बड़ा भी इमेज बनाता है, और ये समान आकार का भी इमेज बनाता है। ये तीनों तरह का इमेज हमारा बनाता है, क्योंकि ये हमारा और समान आकार का भी हमारा प्रतिबिंब बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यही वो हमारा जो कि ऐसा काम करता है। तो मेरे भाई छोटा इमेज कब होगा, जब दर्पण से दूर रहेंगे। जब दर्पण से दूर रहेंगे तो छोटा, और दर्पण के जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा। और मेरे भाई ये वो जगह है जिसको वक्रता केंद्र हम कहते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को आप रखते हैं, अगर इस जगह पर किसी वस्तु को आप रखते हैं तो यहां पर इमेज समान आकार का बनेगा। इसका मतलब है वस्तु को कहां रखना होगा, तो वस्तु की स्थिति मेरे भाई समान आकार का इमेज पाने के लिए वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। इसलिए सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र से आप आगे बढ़ेंगे बड़ा इमेज बनने लगेगा, वक्रता केंद्र से पीछे जाएंगे छोटा इमेज बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हम कहेंगे समान आकार का इमेज बनेगा। ध्यान रखेंगे। और जब हम यहां जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा। तो सबसे बड़ा इमेज हमारा कब बनता है मेरे भाई, जब हम फोकस और पोल के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं और उसका इमेज हमारा उधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे के इमेज को काल्पनिक इमेज कहते हैं, और बहुत बड़ा इमेज इधर की ओर बनता है। तो आपको सीधा सीधा पता चल क्या होगा कि अगर अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अवतल दर्पण के जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा इमेज बनेगा। और वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे वस्तु को तो समान आकार का इमेज बनेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनता है। मेरे भाई 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। आप इसको नहीं देख सकते हैं। जब भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो सुबह और शाम में होता है, और हल्की फुल्की जब बारिश होती है तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और रेनबो को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम इंद्रधनुष की बात करते हैं, रेनबो की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई रेनबो में टोटल कितने कलर आपको दिखते हैं। तो इसमें टोटल आपको 7 कलर की प्राप्ति होती है। इसका मतलब जो 7 रंग आपको दिखता है इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 7 कलर अगर दिखता है तो ये प्रकाश का क्या होगा कि यहां पर हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हमारा 7 कलर दिखाई देता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर प्रकाश का क्या होता है, यहां पर प्रकाश का अपवर्तन का कंसेप्ट हमारा होता है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तीसरा भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये 3 फॉर्मेट भी याद रखना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हमारा होता है। यहां प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब हमारा सही होगा। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो हमारा वैसा होता है, और दोपहर के समय में रेनबो का निर्माण नहीं होता है। और याद रखना मेरे भाई, सूरज अगर पूरब में होगा तो रेनबो हमारा पश्चिम में बनेगा, और अगर सूरज अगर पश्चिम में होगा तो रेनबो का निर्माण हमारा पूरब में होगा। दोपहर के समय हमारा रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता है। हल्की फुल्की जब बारिश होती तब इसका निर्माण होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर सूरज पूरब में है तो हमारा प्रतिबिंब किधर, हम कहेंगे यहां पर इंद्रधनुष किधर बनेगा, तो कहेंगे सूरज अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। सूरज अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पूरब बनेगा। दोपहर के समय हमारा 12 बजे, ठीक 12 बजे हमारा प्रतिबिंब का, हम कहेंगे यहां पर हमारा इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। लेकिन कभी भी अगर इंद्रधनुष का निर्माण होगा, किसी भी सूरत में होगा तो ये होगा, किसी भी सूरत में होगा तो ये होगा, ये होगा। ये तीनों घटना देखने को मिलती है, याद रखेंगे।
आगे चलते मेरे भाई, पढ़ने में काम आने वाला, यानी कि पढ़ने में काम आने वाला जो हमारा लेंस होता है, जो ग्लासेस होता है, वो किस लेंस के होते हैं, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं मेरे भाई, दूर में किसी भी चीज को पढ़ना होगा, नजदीक में किसी चीज को पढ़ना होगा, उसके लिए दोनों लेंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास दो लेंस हमारे पास होता है, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग ए और बी दोनों करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, आज के बाद कभी मत भूलना, अगर उत्तल लेंस की हम बात करते हैं तो इसको कॉन्वेक्स लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये प्रकाश को नजदीक लाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश को क्या करता है, तो कहेंगे ये प्रकाश को नजदीक लाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। प्रकाश को ये क्या करता है, तो नजदीक लाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा कौन सा लेंस है, तो दूसरा हमारा यहां पर अवतल लेंस की हम बात करते हैं। और अगर अवतल लेंस की हम बात करते हैं तो इसको हम लोग कनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा लेंस है, कहेंगे इसको हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। और जो कनकेव लेंस हमारा होता है, ये प्रकाश को दूर भगाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश को क्या करेगा, तो कहेंगे ये प्रकाश को दूर भगाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये प्रकाश को क्या करता है मेरे भाई, तो दूर भगाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रकाश को दूर लेके जाता है और ये प्रकाश को नजदीक लाता है। नजदीक की चीज को पढ़ने के लिए आप उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, दूर की चीज को पढ़ने के लिए आप अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आपको पता करना है। और अब उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। याद रखना है, डायरेक्ट फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। और अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो पावर का मान भी क्या होगा, कहेंगे पॉजिटिव होगा। अगर अवतल लेंस की बात करते हैं, इसकी फोकस दूरी हमारा कैसी होगी, कहेंगे नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और फोकस दूरी नेगेटिव तो हम कहेंगे यहां पर इसकी शक्ति भी नेगेटिव होगी। अगर कहीं पर आपको दे रखा है कोई लेंस की बात करता है और कहता है कि लेंस -2 डायप्टर का है, जैसे ही लेंस में देखेंगे हमारा -2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये अवतल लेंस है। अगर यहीं पर कहता है कि नहीं +2 डायप्टर का लेंस हमारा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा उत्तल लेंस की बात करता है। तो आपको एकदम सतर्क रहना है, क्या दे रखा है किसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो हम लोग दोनों लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए मेरे भाई। उत्तल लेंस का भी यूज कर सकते हैं, अवतल लेंस का भी यूज कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ए और बी हमारे लिए क्या होगा, कहेंगे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसके ऊपर हम लोग आते हैं। कहता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मेरे भाई कितनी बार आप पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, बताइए। आपके सामने में एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, तो कौन हमारा करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। इसी को हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से जानते हैं। और इसी फोटोवोल्टाइक सेल में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा फोटो, यहां पर फोटोवोल्टाइक सेल की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल की बात करते हैं मेरे में। फोटोवोल्टिक सेल हमारा जो होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, वो सिद्धांत आपको जानना जरूरी है। तो फोटोवोल्टिक सेल हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या किया था वो किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की हम बात करते हैं, उन्होंने ये इसकी व्याख्या किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या किया था, और उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन को व्याख्या करने के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसी के लिए आप ध्यान रखेंगे, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई फोटो जो वोल्टाइक सेल होता है, इसमें हमारा जो फोटो वोल्टाइक सेल होता है, ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सोलर एनर्जी होता है, जो सोलर एनर्जी होता है, उस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो जो सोलर एनर्जी होता है इसको हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन का जो काम हमारा करता है वो कौन करता है, तो मेरे भाई ध्यान रखना है, हमारा फोटोवोल्टाइक सेल करेगा, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना के कारण हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब सूरज की प्रकाश मेरे भाई उस जर्मेनियम और सिलिकॉन से बने प्लेट पर जब पड़ता है, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और वहां से इमिट होने लगते हैं, इमिशन होने लगता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, तब उसके अंदर हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे सामने में यहां पर इस क्वेश्चन के फोटोवोल्टाइक सेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां सिंपल हमारा वोल्टाइक सेल है, यहां पर फोटोवोल्टाइक सेल है, दैट इज ये करेक्ट हमारा होगा। मेरे भाई लैक्लांचे सेल की अगर हम बात करते हैं, तो जो लैक्लांचे सेल हमारा होता है, ये हमारा कैसा होता है, नॉट रिचार्जेबल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होता है, तो नॉट रिचार्जेबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको दोबारा से आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ये नॉट रिचार्जेबल होता है, ये चीज
चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसकी बात करते हैं, लेक्लांचे सेल की हम बात करते हैं, ये दोबारा से आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये नॉट रिचार्जेबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे पास जो रेडियो वगैरह की हमारी बैटरी होती थी, रेडियो में जो बैटरी वगैरह हम लोग यूज कर सकते थे, या फिर ड्राई सेल की हम बात करते हैं, लेक्लांचे सेल की बात करते हैं, इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते थे, वही सब बैटरी हमारा होता है। इसको हम लोग यहां पर देखते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य होता है मेरे भाई, घड़ी में स्फटिक जो क्रिस्टल होता है वो हमारा किस कार्य पर का कार्य किस पर हमारा आधारित होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो मेरे भाई घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल हमारा होता है, याद रखिएगा, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत का नाम जरूर याद रखिएगा, और उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है मेरे भाई, कंपन प्रोड्यूस करता है। हम कहते हैं कि दाब, उसके ऊपर क्या होता है, दाब हम लोग लगाते हैं, और दाब के द्वारा क्या करता है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब है दाब विद्युत प्रभाव का हमारा इफेक्ट दिखाता है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा होता है। इसमें कहेंगे प्रेशर के कारण हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हम कहेंगे प्रेशर के कारण हमारा क्या होता है, कहेंगे चार्ज उत्पन्न होता है, इस बात को आप क्या ध्यान रखेंगे। दाब के कारण ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा दाब पैदा करता है, और सीधा कहेंगे इसी में दाब के कारण हमारा क्या होगा, तो सीधा कहेंगे दाब के कारण हमारा यहां पर चार्ज का आवेश का प्रवाह होने लगता है। दाब के कारण हमारा आवेश का प्रवाह करने लगता है, इस बात को आप ध्यान, दाब के कारण हम कहेंगे दाब के कारण हमारा आवेश का प्रवाह करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात तो यह है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा होता है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो कहेंगे हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वाइब्रेशन कहने का मतलब है मेरे भाई एक सेकंड में कई बार वो हमारा वाइब्रेट कर जाता है, बहुत ज्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी का यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। कौन, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई स्फटिक क्रिस्टल जो हमारा हो लगा हुआ रहता है, उसी घड़ी में इसी प्रिंसिपल पर वो काम करता है, और वो दाब के कारण आवेश का प्रवाह करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए दाब विद्युत प्रभाव पर वो आधारित होता है, आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम, एटम बम, इन पर एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आपको कभी गलती नहीं करना है। अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन पर हमारा आधारित होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कैसे याद रखना है तो मैंने आपको कई बार बताया, फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको गलती नहीं करना है। अगर हम हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन बम हमारा होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है मेरे भाई, तो कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर हमारा आधारित होता है। ये किस पर काम करता है, कहेंगे यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, याद रखना। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारा यहां पर होगा ये कैसा होगा मेरे भाई, तो अनकंट्रोल्ड होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, कहीं हमारा ये अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये अनकंट्रोल्ड हमारा होता है, तो आपको याद कैसे रखना, उस चीज को फोकस कीजिए मेरे भाई। एच में अगर आपको यू जैसा दिखता है, इसको एच मानिए, और एच में यू की फीलिंग आपको आ रही है, एच में यू का फीलिंग आ रहा है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यू का फीलिंग आता है। और फ्यूजन का मतलब होता है मेरे भाई FUSION, फ्यूजन का मतलब संलयन, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप समझिएगा, दूसरा भी क्वेश्चन बहुत अहम है मेरे भाई, हम एटम बम की हम बात करने वाले हैं, और ये बड़ा काम का चीज आपको ध्यान रखना। अगर हम एटम बम की अगर बात करने वाले हैं तो ये किस पर काम करेगा, तो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है तो ये किस पर काम करेगा, तो सीधा कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर हमारा आधारित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, ये भी कैसा होगा मेरे भाई, तो ये भी अनकंट्रोल्ड होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये भी कैसा होगा, कहीं ये भी हमारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इसमें भी होता है, इसमें भी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, इसमें भी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, दोनों में मेरे भाई अनियंत्रित ही हमारा होता है। ये भी अनकंट्रोल्ड होगा, ये भी अनकंट्रोल होगा, यानी कि हाइड्रोजन बम बोले कि एटम बम बोले, दोनों में अनकंट्रोल्ड ही होता है। एक और तीसरा जो हम आपको बताते हैं ना, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे भाई हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं, और ये जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा होता है जिससे हम एनर्जी डेवलप करते हैं, याद रखना मेरे भाई ये हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, वो सिद्धांत याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा कंट्रोल्ड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या फिर कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस पर हमारा आधारित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कंट्रोल्ड हमारा ये फ्यूजन रिएक्शंस पर हमारा काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मेरे भाई जब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करता है, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर उसे हम कहते हैं कि हमारा एनर्जी डेवलप होता है, तो हम कहते हैं वहां पर कंट्रोल्ड एनर्जी, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हमारा होता है, इस बात को ध्यान। नियंत्रित हमारा विखंडन अभिक्रिया हमारा होता है, इसमें नियंत्रित होता है, लेकिन इन दोनों में अनियंत्रित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि लोग गलती यही करते हैं और इसमें से उसमें मिला देगा, उसमें से इसमें मिला देगा, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे भाई जब भी बम की
बात करेगा तो बम में अनकंट्रोल्ड ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। कंफ्यूजन अगर फ्यूजन और फिजन का होगा तो आप सीधा कहना एच में यू जैसा दिखता है इसलिए हमारा फ्यूजन होगा, संलयन होगा तो इसका मतलब ये विखंडन होगा। लेकिन दोनों में अनियंत्रित होगा, दोनों में अनकंट्रोल्ड ही होगा। लेकिन अगर हम सिंपल न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा जो होता है ये हमारा कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन पर आधारित है। यहां पर लेकिन फिजन होगा, यहां फ्यूजन नहीं, यहां फिजन होगा, लेकिन ये कंट्रोल्ड के साथ होगा, इस बात को ध्यान रखना। और कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग रॉड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और जो कंट्रोलिंग रॉड हमारा होता है वो मेरे भाई हम सभी को पता होगा कैडमियम वगैरह का छर लगा करके हम लोग न्यूट्रॉन को अवशोषित करा देते हैं, तब जाकर के हमारा वो इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे कंट्रोल्ड में होता है। ये रिएक्टर जो हमारा होता है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में होता है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसमें यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल करके एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज मेरे भाई कई बार आपको धोखा देगा, लेकिन इस बार धोखा नहीं खाना और आपको डायरेक्ट आंसर करना, कहां पर गलती नहीं करना वो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है। और आपको इस तरीके से तीनों के बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम हमारा क्या होता है। एक बात बताइए मेरे भाई कि इंद्रधनुष का जो रंग बनता है हमारा क्या बनता है, VIB GYOR की हम बात करते हैं, यही ना बनता है जी। विविग्योर की हम बात करते हैं तो विविग्योर में अगर आप देखिएगा तो कौन सा हमारा इसमें ऑर्डर में सही है, तो हम कहेंगे नीला हरा पीला की बात करेंगे। नीला हरा पीला की बात करते थे मेरे भाई, ये तीनों लगातार ऑर्डर में, तब यही आंसर करेंगे। क्योंकि बैगनी हरा नीला, बैगनी के बाद हरा तो है नहीं मेरे भाई, तो ये हमारा यहां छट जाएगा। पीला हरा बैगनी, तो पीला हरा बैगनी है नहीं, पीला हरा बैगनी है नहीं, तो मेरे भाई ये भी हमारा छट जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया। लगातार आप देखेंगे ऑर्डर में कौन है, सही क्रम में कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, सभी रंगों का जो हमारा ये समूह होता है, विविग्योर की अगर हम बात करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा स्पेक्ट्रम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सभी रंगों का जो समूहन होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इंद्रधनुष में भी 7 रंग ही आपको मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका बोला गया है उसमें कहता है कि जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना गौर से। अगर हम कहेंगे बर्फ का पानी बनना, समझना गौर से। हम कहेंगे आपको कि बर्फ का पानी बनना, समझना गौर से। अगर हम कहेंगे बर्फ का पानी बनना कैसा परिवर्तन है, तो आप कहेंगे मेरे भाई बर्फ का पानी बनना ये भौतिक परिवर्तन हमारा होगा। ये कैसा परिवर्तन होगा, तो सीधा कहेंगे ये हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। क्योंकि बर्फ से अगर पानी बना है तो पानी से भी बर्फ बन जाएगा। अगर उल्टा हो जाता है इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कि बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ भी बन जाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। वैसे ही आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जल से वाष्प बन जाना, जल से वाष्प बन जाना और वाष्प से हमारा जल बन जाना, ये भी हमारा कैसा परिवर्तन है, उल्टा दोनों होता है, हमारा रिवर्सिबल होता है। ये जाता है आता है, जाएगा आएगा, इससे ये बनेगा इससे ये बनेगा, इससे ये बना तो इससे ये बना, ये भी हमारा कैसा परिवर्तन होगा, तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर जल का वाष्प बनना या वाष्प का जल बनना, दोनों भौतिक परिवर्तन हमारे होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर जल का जल हमारा क्या बन गया, तो वाष्प में परिवर्तित अगर हो गया, जल अगर वाष्प में परिवर्तित हो गया तो जाहिर सी बात है कि वाष्प भी जल में परिवर्तन हो सकता है। हम कहेंगे एक भौतिक परिवर्तन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन बर्फ का पानी बनना और पानी का बर्फ बनना मेरे भाई कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, हम कहते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हमारा होता है, ये टेम्परेचर कितना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का वाष्प बनना और वाष्प का जल बनना, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हमारा होगा वो कितना होता है, याद रखना मेरे भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। लेकिन ये दोनों के दोनों हमारी भौतिक परिवर्तन है, इस तरीके से हम लोग आंसर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे, जबकि एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हमारा काम करता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, यही चीज तो मैंने बताया था। यहां पर एटम बम की बात करते हैं हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है और हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन के प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन कहां अनकंट्रोल्ड कहां कंट्रोल, इसको ध्यान में रखना है। अगर बम की बात करेगा तो अनकंट्रोल है, अनियंत्रित है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम एनर्जी डेवलप अपने हिसाब से करते हैं यूरेनियम का इस्तेमाल करके, वो हमारे कंट्रोल्ड में होता है। इसलिए कंट्रोल्ड हमारा फ्यूजन रिएक्शन हमारा होता है। इसको आप बोले थे याद रखने के लिए। आगे चलते हैं, नहीं तो एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में हमारा अनकंट्रोल कंट्रोल में ही फ्यूजन आप गलती करते रहते हैं और मामला सब गड़बड़ हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे। कहता है कि कौन सा तेजाब
कौन सा तेजाब हमारा मूल रासायनिक माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन सा तेजाब हमारा मूल रासायनिक माना जाता है ये बताया है मेरे भाई। तेजाब कहने का मतलब हम एसिड की बात करते हैं। कहते हैं ना कि किसी के शरीर पर एसिड छिड़क दिया गया, यानी तेजाब छिड़क दिया गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो मेरे भाई एसिड ये भी है, एसिड ये भी, एसिड ये भी है, लेकिन ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे इसको हम लोग यहां जो देखते हैं ये जो हमारा होता है मेरे भाई, ये हमारा वीक एसिड के रूप में होता है। ये कैसा एसिड है, तो हम लोग सीधा कहेंगे कि हमारा यहां पर वीक एसिड होता है। ये बात आपको ध्यान होगा, ये हमारा वीक एसिड होता है और इसी को कार्बोनिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसा एसिड है मेरे भाई, तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और कार्बोनिक एसिड हमारा दुर्बल अम्ल के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। रसायनों का राजा किसको कहते हैं, तो रसायनों का राजा हमारा यहां पर H2SO4 होता है। किंग ऑफ एसिड की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किंग ऑफ केमिकल कहिए, किंग ऑफ केमिकल की अगर हम बात करते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहने का मतलब है कि रसायनों का राजा हम किसको कहते हैं, तो याद रखना कि रसायनों का जो राजा कहा जाता है वो किसको कहते हैं, तो याद रखना हम लोग यहां पर H2SO4 वो कहेंगे। और यही हमारा क्या होगा, तेजाब मूल रूप से हमारा क्या, तो यहां पर मूल रासायनिक माना जाता है, इसी को हम कहते हैं। वैसे मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा, HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप जान लीजिए कि जो नाइट्रिक एसिड हमारा HNO3 की हम बात करते हैं, ये हमारा क्या, तो यहां पर प्रबल अम्ल के रूप में हमारा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये प्रबल अम्ल होता है। और अगर हम H2SO4 की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो ये भी हमारा कैसा अम्ल होगा, तो ये दोनों के दोनों हमारे प्रबल अम्ल ही होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम HCl की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा कैसा अम्ल होगा, तो याद रखना ये भी हमारा प्रबल अम्ल ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये तीनों प्रबल अम्ल है। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे केमिकल्स का, तो कहेंगे वहां पर एसिड का, तो वो H2SO4 ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो आपसे मेरे भाई यहां पर जो पूछा गया उसके हिसाब से हम आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों जो हमारा होता है अम्लीय वर्षा भी कराता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मेरे भाई जो स्वतंत्र अवस्था में होता है इसका मतलब वो किसी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। धातुओं में से बोला गया कौन सा स्वतंत्र अवस्था में, यहां पर स्वतंत्र अवस्था में हमारा पाया जाता है, तो मेरे भाई फ्री स्टेट में अगर पाया जाता है कौन सा धातु, तो आप कहेंगे हमारा सोना होगा, नहीं तो प्लेटिनम की हम बात करते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, सोना की हम बात कर लिए तो हम प्लेटिनम को भी इसी में जोड़ देते हैं। सोना और प्लेटिनम की बात करते हैं, ये कंप्लीट रूप से हमारे फ्री स्टेट में मौजूद होता है। क्योंकि मेरे भाई ये हमारा नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। आप गला में सोना का चेन पहनते हैं तो वो किसी के देखिएगा काला भी नहीं होगा, जैसे चमकता वैसे हमेशा चमकता ही रहेगा। वैसे ही प्लेटिनम की भी कहानी है, प्लेटिनम भी हमारा लिस्ट रिएक्टिव होता है, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। क्योंकि मेरे भाई हमारा ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कारण अगर पूछेगा तो कहेंगे हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा कैसा एलिमेंट होगा, तो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि हमारा स्वतंत्र अवस्था में होता है, ये किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन क्रोमियम को देखिए, क्रोमियम मेरे भाई आयरन के साथ प्रतिक्रिया करके हम कहते हैं उसमें जंगरोधी उसको बना देता है, तो क्रोमियम मिक्स हो जाता है प्रतिक्रिया करके। एल्युमिनियम में भी मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स बन जाता है, तो ये भी रिएक्शन में भाग लेता है, ये भी रिएक्शन में भाग लेता है। लेकिन सोना चांदी मेरे भाई इसका कोई मतलब नहीं है। सोना की बात करें, खास करके सोना और प्लेटिनम को टारगेट कीजिए। सोना और प्लेटिनम जो हमारा होता है ये कंप्लीट रूप से फ्री स्टेट में होता है। चांदी फिर भी रिएक्शन में भाग ले लेता है, लेकिन अगर हम सोना और प्लेटिनम की अगर बात करेंगे तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव हमारा होता है, ये किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ये कंप्लीट रूप से हमारा फ्री स्टेट में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, और इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम सोना की बात करते हैं जिसको हम क्या कह दिए, तो इसको हम लोग गोल्ड कह दिए। सोना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, इसको हम लोग AU से दिखाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक, ये भी ध्यान रखना सबसे अधिक, ये क्या होगा कहेंगे सबसे अधिक अधातुवर्धनीय अगर कोई होता है, सबसे अधिक अगर हम लोग अधातुवर्धनीय की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक अधातुवर्धनीय हमारा यहां पर धातु कौन होता है, सबसे अधिक अधातुवर्धनीय धातु हमारा यहां पर सोना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम गोल्ड के नाम से हम जानते हैं। सोना जो हमारा होता है सबसे अधिक अधातुवर्धनीय धातु होता है, यानी कि
मेरे भाई इस पर हथौड़ा भी मारिएगा तो ये हमारा हथौड़ा मारने से क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई हथौड़ा अधातु वर्धनीय होता तो हम कहेंगे हथौड़ा से पीटने पर, ध्यान रखना, ये हथौड़ा से पीटने पर टूटता नहीं है, ये हथौड़ा से पीटने पर चदरा के रूप में फैलता है। इस बात को ध्यान रखें, जो चदरा होता है उस चदरा के रूप में ये फैलता है, चदरा के रूप में फैलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसे फैलता है, तो ये चदरा के रूप में फैलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये टूटता नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे अधिक अधातु वर्धनीय होता है। अधातु वर्धनीय अगर कोई होगा, कोई मैलेबल अगर कहते हैं, तो कितना भी हथौड़ा मार दीजिए टूटेगा नहीं, वो फैलेगा, पतला सीट के रूप में फैलेगा, लेकिन वो फैलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा होता है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, ये भी बहुत काम का चीज होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे धातु की बात करेगा तो धातु में लेस्चर होता है, और धातु कैसा होगा, कहेंगे धातु शाइनी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कैसा होता है, ये शाइनी होता है। और धातु, जो भी धातु हमारा होगा कैसा होगा, कहेंगे यहां पर चमकीला होता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम अधातु की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, अधातु हमारा डल होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, डल होता है, ये चमकीला नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें, इसकी पहचान भी होती है, आप इसे पहचान भी सकते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, और भी धातु के कई हमारे यहां पर होते हैं, लेकिन सबके बारे में हम आगे चल करके बात करते रहेंगे। अगला मेरे भाई यहां पर देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति बैच एक एक बच्चे के हाथ में होना चाहिए। जितना लोग मेरे से जुड़ा हुआ है, तुम नियुक्ति बैच करना, तुमको एक से एक बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। ये मत सोचना कि सर 1000 क्वेश्चन कराए तो क्या ऐसा ही क्वेश्चन होगा, नहीं, उसके भी लेवल अलग अलग होंगे। आपको मैं पहले ही कह देना चाहता हूं, मैं सभी लेवल को मैंने वहां पे क्या क्या मेरे भाई समावेश करके आपको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे नियुक्ति बैच में। नियुक्ति बैच समझ लीजिए कि एक एक बच्चे को रिजल्ट दिलाने के लिए वो हमारा कारगर साबित होगा। अगर आप नियुक्ति बैच से जुड़ते हैं तो आपके मार्क्स हमेशा इंप्रूव होंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, जो कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है। आप इसकी क्लासेस कीजिएगा, 4000 क्वेश्चन तक मेरे साथ कीजिएगा, तब आप एग्जाम में बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन आपकी नजर के सामने दिखेगा, और आपके देखिए स्कोर कैसे साइंस में होता है। आगे चलते मेरे भाई, यहां पर हम बात करने वाले हैं किसका, मानक और नीलम रासायनिक रूप से हमारे कैसे जाने आते हैं, ये आपको बताना है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, मानिक और नीलम की हम बात करते हैं। ये जो मानिक और नीलम हमारा ये पत्थर होता है, ये क्या है, तो हम कहेंगे ये हमारा पत्थर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक पत्थर होता है, स्टोन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये स्टोन के रूप में होता है, ये पत्थर के रूप में होता है। लेकिन अगर मानिक और नीलम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इसमें हमारा कौन सा हमारा ये खनिज होता है, ये कौन सा खनिज होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो खनिज है इसको हम लोग कार्बोरंडम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसा खनिज है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा कार्बोरंडम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये हमारा कार्बोरंडम की हम बात करते हैं तो ये हमारा कार्बोरंडम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कार्बोरंडम जो हमारा होता है मेरे भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को हम कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को कार्बोरंडम के नाम से जानते हैं, और यही वो खनिज है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये हमारा कार्बोरंडम एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मानक और नीलम की बात होगी तो कहेंगे ये हमारा जिस खनिज का बना उसको कार्बोरंडम कहते हैं, और कार्बोरंडम मेरे भाई क्या तो एल्युमिनियम का एस को होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा यहां पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई सिलिकॉन ऑक्साइड्स की अगर बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम सिलिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सिलिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा सिलिका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, जो सिलिका हमारा होता है, इसी सिलिका से हमारा कांच बनता है, इसी सिलिका से हमारा क्या बनता है, कहेंगे ग्लास बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी से ग्लास बनता है, और इसी सिलिका से मेरे भाई क्वार्ज भी बनता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इसी से हमारा क्वार्ज भी बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, जो ग्लास हमारा होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, ये ग्लास हमारा सॉफ्ट होता है। लेकिन क्वार्ज की बात करते तो ये हमारा कैसा मटेरियल होता है, क्योंकि हमारा हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये हमारा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ऐसा हमको ध्यान रखना मेरे भाई। हम इसको गर्म करते हैं, पूरा गर्म करते हैं, और जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो ग्लास बन जाता है, और जब इसको फास्ट ठंडा करेंगे तो वो क्वार्ज बन जाता है। यही इसके पीछे का रीजन होता है। अगर मेरे भाई किसी भी गर्म चीज को अगर तुरंत ठंडा कीजिएगा तो तुरंत वो हार्ड बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा कीजिएगा तो हमारा सॉफ्ट होता है। तो वही कहानी है, अगर हम सिलिका को अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो ग्लास बनेगा और सॉफ्ट होगा, लेकिन अगर इसी सिलिका को हम फास्ट कूलिंग कर देते हैं तो ये हमारा क्वार्ज बन जाता है। और क्वार्ज कैसा होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई। यहां पर हम फास्ट कूलिंग करेंगे, यहां पर हम स्लो कूलिंग करेंगे। चलो हम लिख भी देते हैं, यहां पर हम ग्लास
ग्लास कैसे बनेगा, तो हम हमारा यहां पर स्लो कूलिंग होगा तो हम कहेंगे ग्लास बनेगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर कैसा कूलिंग करेंगे, तो यहां पर हम लोग स्लो कूलिंग की हम बात करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो ऐसा होगा। और ये हमारा कैसा होगा कि यहां पर अगर हम फास्ट कूलिंग कर दिए, यदि हम फास्ट कूलिंग कर दिए तो हमारा वहां पर हार्डेस्ट मटेरियल बन जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पारद धातु मिश्रण की हम बात करते हैं कि पारद धातु जो मिश्रण होता है इसी को अमलगम के नाम से हम लोग जानते हैं। पारद धातु जो मिश्रण होता है मेरे भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा मेरे भाई, पारद धातु का जो मिश्रण होता है, जो कि हमारे दांत में अगर गड्ढा हो जाता है तो वहां भी इसका भरने का काम करते हैं, वही अमलगम से भरा जाता है। क्योंकि ये हमारा अमलगम क्या है, तो कहेंगे पारद धातु का जो मिश्रण होता है उसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई ये पारद युक्त हमारा मिश्र धातु को कहेंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता आपको बताना है मेरे भाई। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता ये बताना है। आपके सामने में ऑक्सीजन दे रखा है, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 नहीं 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, 6 नहीं होता है मेरे भाई, ये 8 होता है। एक एक बच्चा को पता होगा कि 8 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 16 होता है। ये परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या, दोनों को घटा दीजिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आएगी। वो कितनी होगी, तो कहेंगे 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो हमारा नहीं हो चुकी, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 8 है। अगर हम नाइट्रोजन को अगर चर्चा करें तो नाइट्रोजन को n लिखते हैं, परमाणु संख्या 7 होता है, द्रव्यमान संख्या 14 होता है। और अगर इसमें से इसको घटा दीजिएगा, 14 में से 7 घटेगा तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 7 होगा। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 होंगे। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर चलते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। और यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी मेरे भाई इसी में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमारे न्यूट्रॉन नहीं होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या जब कभी भी निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हम लोग घटा देते हैं तो निकल जाता है। और एक और बात हम बता देते हैं मेरे भाई कि प्रोटोनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाता है तो इसी को हम द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। अगर किसी को द्रव्यमान संख्या को डिफाइन करना होगा तो द्रव्यमान संख्या डिफाइंड होता है मेरे भाई प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल से डिफाइंड होता है। ये आपको किसी भी सूरत में पता होना चाहिए, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आपका निकल करके आता है। दूसरी बात, परमाणु संख्या किस पर डिफाइंड होता है, तो प्रोटोनों की संख्या जो होती है, प्रोटोनों की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या होता है, इसी पर ये हमारा डिफाइंड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रोटोनों की संख्या पर परमाणु संख्या डिफाइंड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रोटोनों की संख्या होगी वही परमाणु संख्या होगी, और जो परमाणु संख्या होगी वही प्रोटोनों की संख्या होगी। इसका मतलब परमाणु संख्या कैसे डिफाइंड हुआ, तो प्रोटोनों की संख्या से। अगर मेरे पास द्रव्यमान संख्या कैसे डिफाइंड हुआ, तो प्रोटोन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों मिलाकर के डिफाइंड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं, धाकर बैच लगा हुआ है मेरे, धाकर बैच चौहान सर का है। ये इंग्लिश पढ़ाते हैं मेरे भाई, और इंग्लिश में काफी मेहनत करते हैं। इनको जैसा मैं जानता हूं लगातार मेहनत करते हैं और लगातार ये भी रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए प्लेटफॉर्म के अंदर आप देखिएगा तो लगातार मेहनत करने वाले फैकल्टी, पसीना बहने वाले फैकल्टी, कंटेंट को खोज खोज कर लाने वाले फैकल्टी आपको एक से एक मिलेंगे, एक से एक धुरंधर बैच आपको मिलेंगे। और ये धाकर बैच आपको दिए हैं 6 to 8 9 10 11 12 के, लेकिन ये वही लोग करेंगे जिनका इंग्लिश हमारा होगा बैकग्राउंड। जो इंग्लिश की अगर बात करेंगे, हमारा इंग्लिश जिसका बैकग्राउंड होगा, इंग्लिश लिटरेचर का ये बैच उनका है 499 रुपए का। मेरे भाई अगर कोई भी आपके दोस्त अगर होंगे तो आप रिकमेंड कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप लोग तो साइंस पढ़ते हैं तो आप लोग साइंस ही कवर करेंगे, कॉमन पेपर ही ले सकते हैं। लेकिन ये इंग्लिश वालों के लिए है तो आप किसी दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अगर आपसे कोई पूछे तो मेरे भाई भटकने नहीं देना है, सही जगह पर सही टीचर के पास भेजना और अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मेरे भाई कि मृत मछली से, कैसी मछली से, मरी हुई मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है और निकलने वाली जो दुर्गंध होती है, ये किस यौगिक के कारण होता है, तो हमारा एमिनो एसिड, सॉरी एमिनो यौगिक होता है। ये एसिड नहीं है, ये एमिनो कंपाउंड होता है मेरे भाई। एमिनो कंपाउंड की बात करते हैं, इसी के कारण हम कहते हैं दुर्गंध हमें प्राप्त होता है। कैसा, तो कहेंगे हमारा यहां पर सीधा कहेंगे मृत मछली से सड़ने वाली जो दुर्गंध निकलती है एमिनो कंपाउंड से प्राप्त होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। घरेलू में मेरे घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर होता है, हम लोग जो घर में यहां पर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कही जाती है मेरे भाई। हम लोग जो घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, अगर घर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है, हम इसकी बात करना चाहते हैं मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एलपीजी हमारा सिलेंडर होता है,
इस एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें, इस एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई लिक्विफाइड, ध्यान रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। लिक्विफाइड याद रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा होता है। तो एलपीजी जो गैस सिलेंडर हम लोग के घर में यूज होता है मेरे भाई, एक बात बताइए, क्या उसमें प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है? नहीं, प्रेशर गेज का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो इसमें प्रेशर गेज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। और आप कहिएगा सर ये प्रेशर गेज होता क्या है? मेरे भाई प्रेशर गेज क्या है? जैसे आप जाते होंगे गाड़ी में हवा भराने के लिए, चक्का में हवा भराने के लिए, देखिएगा वो क्या करता है, ऐसे करके सटाएगा और उसमें एक रीडिंग आ जाता है, वही प्रेशर गेज होता है। अगर किसी द्रव के अंदर का दाब या किसी गैस के अंदर का दाब अगर मापना होगा तो प्रेशर गेज मापता है, उसी को गेज प्रेशर कहते हैं। हमारे और आपके द्वारा मापा गया जो दाब होता है उसको गेज प्रेशर कहते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म है। तो मेरे भाई अगर प्रेशर गेज की अगर बात करता है तो एलपीजी सिलेंडर में प्रेशर गेज हमारा नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसके अंदर हमारा प्रेशर गेज नहीं होता, हम लोग वजन करके इसको क्या करते हैं तो खरीदते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। ये किसको प्रदर्शित नहीं करता है? ये गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। और एक बात आप जान लीजिए कि एलपीजी सिलेंडर की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो गैस हमारा होता है, इसके अंदर जो गैस होता है, गैस ये किस रूप में होता है? गैस हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सिलेंडर के अंदर गैस लिक्विड फॉर्म में होता है, जब सिलेंडर से बाहर निकलता तो वही गैस बन जाता है। तो मेरे भाई याद रखना है कि अगर हम एलपीजी की अगर बात करते हैं, सिलेंडर के अंदर हमारा क्या होता है, कहेंगे सिलेंडर के अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सिलेंडर के अंदर की बात करते हैं, तो सिलेंडर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो सिलेंडर के अंदर हमारा द्रव की अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है, इस बात को ध्यान रखें। सिलेंडर के अंदर हमारा ये द्रव की अवस्था में होता, द्रव की अवस्था में होता है, और जैसे ही ये बाहर निकलता है ये गैस अवस्था में बन जाता है मेरे भाई। इसीलिए उसमें हम प्रेशर गेज नहीं लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि सिलेंडर के अंदर वो द्रव की अवस्था में होता है, इसलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब मेरे भाई वो गैस की मात्रा को नहीं बताता, क्योंकि उसमें तो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जब वो बाहर निकलता तो वही हमारा गैस के फॉर्म में बन जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और इस एलपीजी में प्रोपेन होता है, आइसोब्यूटेन वगैरह हमारा होता है, इसमें हमारा मुख्य रूप से माना जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, आपको बताना है। बताइए मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। मैंने आपको बोला था कि अगर हम एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, उसका अगर आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जो एक्सप्लोसिव हमारा होता है, जिसको हम एक्सप्लोसिव पदार्थ कहते हैं, ये अगर हम एक्सप्लोसिव पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, तो जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है अगर हम उसकी अगर बात करते हैं, तो ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो हमारा होता है ये कौन होगा? तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आरडीएक्स को याद रखना, चूंकि आपके एग्जाम में पूछता है। साथ ही साथ मेरे भाई ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करते हैं, जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है यही इसी से डायनामाइट बनता है। इसी से हमारा क्या बनता है कहेंगे, यहां पर हम डायनामाइट की बात करते हैं, इसी से हमारा डायनामाइट बनता है। तो ये भी हमारा एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ट्राई नाइट्रोटोलिन जो है ये मेरे भाई कीटनाशक नहीं है, ये भी हमारा एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ट्राई नाइट्रोटोलिन की हम बात करते हैं, टीएनटी की बात करते हैं, उसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ट्राई नाइट्रो हम लोग टोलिन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन भी हमारा क्या, तो कि यहां पर ये भी हमारा एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है। तो आपको मेरे भाई ये चीज जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। तो बीपीएससी को बहुत प्यार है मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को पूछने से, इसीलिए इसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आरडीएक्स पर क्वेश्चन पूछता है, डायनामाइट पर क्वेश्चन पूछता है, और टीएनटी पर भी क्वेश्चन पूछता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे कि हमारा कीटनाशक नहीं होगा, ये हमारा कभी भी हम कहेंगे ये हमारा कीटनाशक नहीं होगा। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन हमारा क्या होता है, कहेंगे हमारा ये हमारा क्या होगा, एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है, ये कोई कीटनाशक नहीं है। आरडीएक्स हमारा क्या है, तो यहां पर एक विस्फोटक पदार्थ हमारा आरडीएक्स होता है। आरडीएक्स हमारा एक विस्फोटक पदार्थ है, ये हमारे राइट आंसर्स हो जाएंगे। डीडीटी मेरे भाई रोगाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट नहीं होता, ये कीटनाशक हमारा होता है। कीटनाशक को हम कहते हैं क्या, तो डीडीटी का छिड़काव करते हैं वो हमारा कीटनाशक होता है। एक एक बच्चा को पता होगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, मैंने बोला मेरे भाई, और आने की संभावना देख लेना तुम्हारे पेपर में जरूर रहेगा। आगे चलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर ढूंढना है तो आपको ढूंढ करके बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे।
अगर हम लोग को यूरिया में परसेंटेज निकालना है, बताइए यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो हमारा यूरिया होता है, इस यूरिया का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH2CO, NH2 याद रखना, NH2 NH2C डबल बॉन्ड O हमारा NH2 होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म में कहेंगे NH2CO, NH2 के नाम से हम जानते हैं। आप ऐसे भी बोलिए चाहे आप ऐसे बोलिए, तो इस तरीके से इसको बोलने का तरीका है और कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर में लिखते हैं और ये ऐसा हमारा होता है। हमको क्या चाहिए, हमको इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए मेरे भाई। जिसका भी परसेंटेज हमको चाहिए, हम कहते हैं उसके द्रव्यमान संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। बताइए नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 14। एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14, लेकिन इसमें पूरे में कितना नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, यानी कि दो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना, 14 गुना 28, यानी कहने का मतलब हमारा 14 गुना 2 यानी कि 28 हो जाएगा, चूंकि 2 हमारा होता है। और टोटल द्रव्यमान संख्या से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। टोटल द्रव्यमान संख्या कितना निकलेगा, बताइए। यहां पर एक नाइट्रोजन का हम कहेंगे 14 होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है लेकिन 2 गो है तो हम कहेंगे 2 गो हो जाएगा। और यहां पर कार्बन का कितना कहेंगे 12 होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना कहेंगे 16 होगा, फिर नाइट्रोजन आ गया तो कहेंगे 14 होगा, फिर हाइड्रोजन आ गया मेरे भाई यहां पर 2 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, 16 16 32 और 32 2 कितना, तो हम कहेंगे 32 2 34, 34 10 44, 44 2 कितना हो गया मेरे भाई, तो कहेंगे 46, 46 4 50, 50 10 60 की हम बात करेंगे। टोटल द्रव्यमान संख्या हमारा कितना होगा, तो हमारा 60 हो गया। पूरे का टोटल द्रव्यमान संख्या हमारा 60 हो गया। डिवाइड करेंगे टोटल से, परसेंटेज में निकालना तो किससे गुना करेंगे, तो हम 100 से गुना कर देंगे। अब मेरे भाई ये आपके हाथ में है, इसको गुना भागा कर लीजिएगा और ये फाइनली आपका वैल्यू कितना आएगा, 46.67% आएगा, जो कि लगभग आपका 47% के आसपास होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग करने के लिए जाएंगे तो यूरिया में अगर आपसे नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछेगा तो कहेंगे 47% होगा। और भी चीज आप निकाल सकते हैं, आपको चाहिए तो आप हाइड्रोजन का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपसे कोई कहेगा कि नहीं सर हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दीजिए, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लीजिए मेरे में। जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे उसका टोटल द्रव्यमान संख्या को हम ऊपर रखेंगे। यहां पर 2 को हाइड्रोजन हमारा है, यहां पर 2 को हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, क्योंकि हमारा 2 2 मिलकर के हमारा 4 हो गया। नीचे में हम टोटल द्रव्यमान संख्या हमारा कैलकुलेट हो चुका है, 60 से डिवाइड करेंगे और इसको आप क्या करिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कट जाएगा और इसको कहेंगे 2 तिहाई 6 हमारा होगा और 2 दूनी हमारा कितना 4 होगा, यानी कि 20 बटे हमारा कितना होगा, कहेंगे 3 होगा और ये 6.67% हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना होगा। अगर इसी में आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते चाहो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज, एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना कहेंगे 16 होगा और टोटल कितना था 60 है, आप 100 से गुना कर दीजिए, ये कितना परसेंटेज निकल जाएगा मेरे भाई, एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मेरा तो फोन ऑफ हो गया, हम बता भी नहीं सकते हैं, इसको निकाल लेना। और इसी तरीके से अगर तुमको कार्बन का भी चाहिए तो कार्बन का परसेंटेज भी निकाल लेना और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना कहेंगे 12 होगा, टोटल करेंगे इसमें 60 से डिवाइड और ये हमारा 100 हो जाएगा, 12 पंचा 60 और ये हमारा 20 पंचा 100 यानी कि ये 20 होगा। कार्बन का परसेंटेज हमारा 20% हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई अगर ये 47 हो गया, अगर ये 20 है, ये 6.67 है, तो जो बचा हुआ वही हमारा ऑक्सीजन होगा। ये निकालने का तरीका है, इस परसेंटेज को आप कैलकुलेट करके निकालिएगा कितना हमारा होता है। तो परसेंटेज किसी का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे उसके द्रव्यमान संख्या को ऊपर रखेंगे और टोटल द्रव्यमान संख्या से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। यही 3 को काम करना होता है। आप किसी भी कंपाउंड से किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे भाई इंजेक्शन बैच की हम बात कर रहे थे, लाइव आपको न्यू बैच के रूप में इंजेक्शन बैच आपको मिलेगा, जो कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर टीजीटी साइंस आपका है तो सिंगल टीजीटी साइंस लीजिएगा तो ये बैच लेना है। अगर टीजीटी साइंस के साथ अगर कॉमन पेपर भी अगर आपको लेना है तो एक और बैच इंजेक्शन बैच के नाम से ही आपको मिलेगा, लेकिन उसमें 9 10 आपका वहां पर टीजीटी साइंस भी और उसके साथ कॉमन पेपर भी आपको इंक्लूडेड होगा। ये 6 to 8 के लिए भी हमारा ये बैच अवेलेबल है। अगर जिसको भी लगता है कि हमको न्यू बैच लेना, ये बैच ले सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि पुराना बैच लेना था, खंड ज्योति बैच आप ले लीजिएगा, उसमें कुछ क्लासेस आपका निकल चुका है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे मेरे भाई। क्या कहता है समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहे कौन
मिलान हमारा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा मिलान हमारा सही नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। एक बात बताइए मेरे भाई, मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? आतिशबाजी में करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम हमारा यहां पर हाईली ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। यूरेनियम हमारा क्या होता है? एज ए ईंधन के रूप में, एज ए फ्यूल के रूप में हमारा परमाणु बम में इस्तेमाल करते हैं, एटम बम की बात करते हैं। तो मेरे भाई इसमें हम कहेंगे यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम परमाणु बम बनाए, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन मेरे सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा क्या होता है? फिलामेंट के रूप में टंगस्टन को यूज करते हैं, सिल्वर को यूज नहीं करते हैं, ये गलत है। यही आंसर हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है नींबू खट्टा किस कारण होता है? मेरे पास साइट्रिक एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड के कारण हमारा नींबू खट्टा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नींबू अगर खट्टा होता है तो वह किसके कारण होगा? कि सिट्रिक एसिड के कारण हमारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमारा एसिटिक एसिड विनेगर को हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला बढ़ते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? एक बात बताइए मेरे भाई, सबसे बड़ा बड़ा कंपाउंड कौन बनाता है? कार्बन। कार्बन किसी के साथ प्रतिक्रिया करके हमारा एक रिएक्शन चेन बना लेता है, बड़ा बड़ा रिएक्शंस बना लेता है। तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन की हम बात करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन बोले या फिर हम हाइड्रोजन की बात, सॉरी कार्बन की बात करेंगे, और कार्बन ही हमारा लंबा लंबा चेन रिएक्शन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण अगर कोई करता तो हम सीधा कहेंगे वो हमारा कार्बन होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। विषाणु जो वायरस हमारे होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपको ध्यान रखना, जिस वायरस की हम बात करते हैं इसी को हम विषाणु कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई कि जो वायरस हमारा होता है, ये विषाणु जो हमारा होता है, ये निर्जीव भी होता है और ये हमारा कैसा होता है? कहीं हमारा सजीव भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये निर्जीव सजीव दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। और निर्जीव अगर होगा तो शरीर से अगर बाहर है तो उसको निर्जीव कहते हैं। अगर ये हमारे शरीर से अगर बाहर है, हमारे शरीर से किधर, तो कहेंगे अगर ये हमारे शरीर से अगर बाहर है तो उसको निर्जीव कहेंगे। और अगर ये हमारे शरीर के अंदर है, अगर हमारे शरीर के अगर अंदर है तो उसको क्या कहेंगे? हमारे शरीर के अगर ये अंदर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग सजीव के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जो वायरस हमारा होता है ये किसका बना होता है? कहेंगे ये हमारा न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ हम कहेंगे ये प्रोटीन का बना होता है। ये न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ ये किसका बना होता है? कहेंगे ये प्रोटीन का बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इसका मतलब मेरे भाई इसमें दोनों चीज आ गया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से हम जानते हैं। इसी को हम कहेंगे ये हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हमारा कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यही हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो वायरस होता है मेरे भाई वो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कई बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछता है और आपको वहां पर आंसर करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा उभयलिंगी श्रीपादप होता है? मेरे भाई उभयलिंगी श्रीपादप कहने का मतलब होता है कि उभयलिंगी पादप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? तो यहां पर उभयलिंगी पादप की आपसे बात कर रहा है। और जो उभयलिंगी पादप हमारा होता है उस पादप को कहते हैं जिसके फूल में, जिसके एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों होता है। जिसके एक ही फूल में, ध्यान रखना, जिसके एक ही फूल में हम कहते हैं, जिसके एक ही फूल की हम बात करते हैं, जिसके एक ही फूल की हम बात करते हैं, जिसके एक ही फूल में क्या होगा? तो एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों होता है, ध्यान रखें। जिसके एक ही फूल में क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर मेल तथा फीमेल दोनों होता है। इसमें मेल तथा हमारा क्या फीमेल दोनों होता है, हम इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारा दोनों होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जिसके एक ही फूल में हम कहेंगे मेल और फीमेल दोनों होगा, तो इसको हम लोग उभयलिंगी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे ब्रायोफाइटा होता है, ध्यान से हम सुन लेते मेरे भाई, यहां भी इस बात को हम लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है, जो प्लांट का उभयचर कहते हैं, इसी के अंदर हमारा रिक्सिया मर्केंसिया वगैरह आता है। इसी के अंदर हमारा क्या कहेंगे? इसी के अंदर हमारा रिक्सिया की हम बात करते हैं। इसी के अंदर हम किसकी बात करते हैं? तो यहां पर मर्केंसिया की हम बात करते हैं। रिक्सिया हो गया, मर्केंसिया हो गया। अगर हम फ्यूनेरिया की अगर हम बात करते हैं, रिक्सिया मर्केंसिया फ्यूनेरिया की हम बात करते हैं मेरे भाई, ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, ये एक हमारा कैसा होगा? कि हमारा एक लिंगी होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये एक लिंगी होता है। ये कैसा होगा? तो मेरे भाई एक लिंगी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दो अलग अलग फूल में हमारा मेल फीमेल होता है, उसको एक लिंगी कहते हैं। ये ब्रायोफाइट्स हमारा एक लिंगी होता है, इसलिए मर्केंसिया हमारे आंसर से नहीं होंगे। हमारा साइकस जो होता है ये जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म होता है। साइकस हमारा क्या? तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है हम उसकी बात करते हैं। ये हमारा कैसा होता है? हम लोग इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म हमारा प्लांट होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अनावृत बीजी के नाम से हम जानते हैं। ये कैसा है मेरे भाई? तो इसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। और याद रखना कि ये साइकस जो हमारा होता है ये एक लिंगी होता है।
ये कैसा होगा, तो याद रखना ये एक लिंगी होता है, एक ही फूल में मेल फीमेल इसमें नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर पाइनस की हम बात करते तो यही आंसर हम लोग करेंगे, और पाइनस भी हमारा जिम्नोस्पर्म है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी हमारा जिम्नोस्पर्म ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को हम अनावृत बीजी ही कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये भी अनावृत बीजी ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो पाइनस हमारा होता है ये हमारा यहां पर कैसा होगा, तो उभयलिंगी माना जाता है, इसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं, ये हमारा उभयलिंगी होता है। और उभयलिंगी हम उसको कहते हैं जिसके एक ही फूल में, इसको ध्यान रखना, जिसके एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों होता है, उसको उभयलिंगी कहते हैं। इसमें ऐसा ही होता है, उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा होता है, और ये भी एक लिंगी ही हमारा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं मेरे भाई, तो वो प्लांट हमारा जिम्नोस्पर्म होता है जिसकी हम बात करें, जिसके बीज का बाहरी आवरण नहीं होता, इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और उसमें फूल भी हमारा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, उसमें हमारा फूल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी बात कर रहे थे, पाइनस की बात करते हैं मेरे भाई, इसमें हमारा यहां पर हम के अनावृत बीजी तो है, लेकिन याद रखना मेरे भाई, इसको हम उभयलिंगी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। आगे चलते हैं, नाभिक या केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है मेरे भाई? नाभिक और या केंद्रक के अलावे बोला गया, नाभिक और केंद्रक के अलावे आपसे बोला गया है कि कौन सा कोशिकांग ऐसा हमारा है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स हमारा है ऐसा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारा क्या, तो डीएनए होता है। तो मैंने आपको बोला था मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। हम किसकी बात कर रहे थे, तो हम यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ मेरे भाई प्लास्टिड की हम बात करते हैं, जो कि यहां पर लवक होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की अगर हम बात करते हैं, इसका खुद का डीएनए होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मेरे भाई इसका खुद का डीएनए होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, इसका अपना डीएनए होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, इस बात को ध्यान रखें। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर इसके पास हम कहेंगे खुद ही राइबोसोम होता है, खुद ही प्रोटीन का निर्माण कर देगा, खुद ही प्रोटीन का निर्माण कर देगा, इसमें खुद ही डीएनए होता है। यही दो को हमारा सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिसका अपना डीएनए और यहां पर राइबोसोम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहां पर वही कह रहा है कि नाभिक और केंद्रक में तो हमारा होवे करता है, लेकिन नाभिक और केंद्रक को छोड़ करके कह रहा कोशिका के किस कोशिकांग की बात करते हैं, यानी मेरे भाई यहां पर कौन से सेल के सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं जिसका डीएनए होता है, तो आप सीधा कहेंगे इसमें से किसका कहेंगे, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया और यहां पर प्लास्टिड की बात करेंगे। लेकिन आंसर आपके पास एक ही ऑप्शन देने का है, और आप कहेंगे सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला है कि मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, यानी मेरे भाई ये हमारा कैसा होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहने का मतलब है मेरे भाई एक जैसा हमारा फूल खिलता है, एक जैसा हमारा यहां पर क्या होता है, तना, हम लोग जैसे तना काट के लगा देते हैं तो एक ही जैसा हमें फल मिलेगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई कि बीज से नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हम बात करते हैं, उसी में ऐसा हमारा होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर जब कभी भी आपसे ये कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा होता है, अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जड़ की हम बात करते हैं, अगर हम तना की बात करते हैं, जड़ तना, और पत्ती की अगर हम बात करते हैं, जड़ तना पत्ती से, आपको ध्यान रखना जो जड़ तना पत्ती होता है, जड़ तना पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। नए पौधे का क्या होगा, जड़ तना पत्ती से नए पौधे का अगर निर्माण होता है, इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। इसको कायिक प्रवर्धन हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कायिक प्रवर्धन होता है, इसको हिंदी में कहते हैं। और मेरे भाई इसमें याद रखना है, इसमें हमारा यहां पर आप सीधा कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, सॉरी इसको हम लोग क्या कहें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। ये तना काट करके अगर लगा दीजिएगा तो जैसा पहले था वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई प्रोपेगे हमारा चेंजिंग नहीं आता है। इसलिए मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, कहने का मतलब लाइक ए मदर प्लांट इज फाउंड, जो भी नए पौधे बनेंगे वो अपना पहले के जैसा ही होगा, इसके कहने का मतलब ये है मेरे में। बीज से तो अगर होगा तो अलग अलग तरह का हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसको अवशोषित करते हैं? एक बात बताइए मेरे भाई, जब फोटोसिंथेसिस की बात आती है, अगर आपसे प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो बताओ, संश्लेषण की हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होती है और इनको
इनको क्या चाहिए मेरे भाई, इनको सनलाइट चाहिए, इनको 6H12O6 का निर्माण यहां पर करेगा। साथ ही साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा लेकिन ऑक्सीजन ये छोड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ पानी की मात्रा को ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जित कर देता है। अगर इसको बैलेंस करना हो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 यहां गुना कर दीजिए। ये कंप्लीट रूप से मेरे भाई जो इक्वेशंस आपको दिख रहा है ये फोटोसिंथेसिस का ही हमारा इक्वेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें ये लेने वाला चीज है और ये हमारा छोड़ने वाला चीज है मेरे भाई। जो मिलेगा वो ये मिलेगा, जो उत्पाद है वो हमारा ये होगा, और जो लेने वाले की बात करते हैं ये लेगा तब हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, हम के कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे किसको अवशोषित करते हैं, तो हरे पौधे अगर अवशोषित करते हैं मेरे भाई तो वो किसको अवशोषित करेंगे, तो आप कहेंगे हरे पौधे अगर अवशोषित करेगा तो नाइट्रोजन को नहीं करेगा, ऑक्सीजन को नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो छोड़ता है। हम आंसर करेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर इसमें तो ऑक्सीजन को भी तो लेता है, लेकिन ऑक्सीजन को कब लेता है, जब श्वसन की क्रिया करता है तब लेता है। जब उसमें मेरे भाई रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की क्रिया होता है तब। श्वसन की क्रिया हमारा क्या होता है, रात में होता है, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। यहां प्रकाश संश्लेषण बोल दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, अगर यहां रेस्पिरेशन बोलता तो ऑक्सीजन लेता। क्या दिक्कत है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव के नख बाल में जो मौजूद होता है केराटिन प्रोटीन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई। इसी कारण किसी का बाल सुंदर होता है, किसी का नाखून सुंदर होता है, नहीं तो किसी का, इस तरीके से हम लोग कहते हैं केराटिन प्रोटीन के कारण ही होता है, इस बात से आप सभी लोग जानते हैं। अगर मेरे भाई यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, अगर हम यहां पर ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है मेरे भाई ये गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसमें, तो आपको ध्यान रखना है जो गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है यानी जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस की जो अंदर वाली परत होती है गर्भाशय की दीवार में ये संकुचन पैदा करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें संकुचन पैदा कर, गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है। हम किसकी बात करते हैं, हम इस हार्मोन की बात करते हैं, और इसी संकुचन पैदा के कारण कहते हैं असहनीय दर्द होता है। इसलिए असहनीय दर्द होता है मेरे पास। असहनीय दर्द कब होता है, जब हम कहते हैं बच्चे की डिलीवरी होती है तब की हम बात करते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं मेरे भाई। यहां पर बच्चे की जब डिलीवरी होती है, बच्चे की क्या होती है, यहां पर जब डिलीवरी होती है तब हमारा असहनीय दर्द होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रेशन से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावित होने से, उसके सिक्रेशन से ऐसा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन होता है ये क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन के लिए क्या करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मिल्क सिक्रेशन के लिए, मिल्क सिक्रेशन के लिए यहां पर मेमरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड, और उसी मेमरी ग्लैंड की हम बात करते हैं जिसको हम लोग स्तन ग्रंथि कहते हैं, मेमरी ग्लैंड को ये क्या करता है, कहेंगे स्टिमुलेट करता है, और उसी को ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चंस मेरे पास दोनों रूप में पूछा गया है। तो ऑक्सीटोसिन का ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक मेरे भाई यहां पर वैसोप्रेसिन की बात कही गई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। याद रखना जो वैसोप्रेसिन होता है इसी को हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो वैसोप्रेसिन हमारा एडीएच होता है ये शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये शरीर में किसको कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा होती है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का जो काम अगर कोई करता तो हम सीधा कहेंगे वो कौन करता है, हम कहेंगे वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच हार्मोन करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है। एडीएच का फुल फॉर्म भी याद रखना, हम लोग कहते हैं एडिनोसिन सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे ये एडीएच की हम बात करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका सिक्रेशन अगर होता तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा यहां पर बैलेंस होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन बाल की बात करते हैं, नाखून वगैरह की बात करते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन होगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, हमारा केराटिन प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेरे भाई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जो स्वीकार करता है, जो मेरे भाई क्या करता है, लेता है। तो आपको ध्यान रखना दो तरह के से आप जानते हैं, एक हमारा कैसा होता है, सर्वग्राही होता है, एक हमारा सर्वदाता होता है। इस बात को ध्यान रखना, सर्वदाता की हम बात करेंगे, जो देने वाला, जो सबको दे सकता है, सर्वदाता। और इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसको हम लोग यूनिवर्सल क्या कहें, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर होता है, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो याद रखना मेरे भाई, ये जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है, और इस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ये ब्लड ग्रुप हमारा
O होता है। लेकिन O में भी आपको ध्यान रखना कि O नेगेटिव रहेगा और O पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो देने वाला है वो कौन होगा? अगर आपको सिंपल अगर O बोलेगा तब तो यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में O नेगेटिव O पॉजिटिव दोनों होगा, तब आप आंसर क्या करेंगे? तो O नेगेटिव को करेंगे, O पॉजिटिव आप आंसर नहीं करेंगे। नेगेटिव हमारा पॉजिटिव जो ये RH फैक्टर के हिसाब से प्लस माइनस आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी में मेरे भाई दूसरा भी हमारा आता है जिसको हम लोग सर्वग्राही के नाम से हम जानते हैं। दूसरा हमारा कैसा होता है? सर्वग्राही के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये हमारा यूनिवर्सल यहां पर एक्सेप्टर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है वह कैसा होगा? तो आपको ध्यान रखना है इसके जो ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं ये हमारा कैसा होता है? यहां पर AB ब्लड ग्रुप हमारा होता है, लेकिन AB में भी मेरे भाई AB पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ AB नेगेटिव होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव हमारा होता है, और हम कहते हैं कि ये हमारा AB पॉजिटिव की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर लेने वाला देने वाला अगर होगा तो माइनस, लेने वाला प्लस होगा, इसका मतलब हम इसकी बात अगर करेंगे तो इसकी बात हम छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, अगर प्लस माइनस में पूछेगा तो सर्वदाता माइनस वाला कहेंगे, और अगर लेने वाले की अगर बात करेगा तो हम AB प्लस की बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आपके सामने में आया है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई ये लेने वाले की बात करता है तो या तो AB होगा, नहीं तो AB पॉजिटिव होगा। अगर देने वाले की बात करता है या तो O होता, नहीं तो O नेगेटिव होता, लेकिन यहां लेने वाले की बात करता तो हम कहेंगे AB हम बात करेंगे, और ब्लड ग्रुप AB की हम बात करते हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई, अगर ब्लड ग्रुप हमारा AB है, हम किसकी बात करते हैं? ब्लड ग्रुप अगर हमारा AB होता है तो AB ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी नहीं होता, याद रखिएगा। हम किसकी बात करते हैं? तो हम यहां पर ब्लड ग्रुप हम किसकी बात करते हैं? तो याद रखना, जो ब्लड ग्रुप हमारा AB होता है, ब्लड ग्रुप जो हमारा AB होता है, AB का याद रखना, AB ब्लड ग्रुप का हमारा एंटीबॉडी नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका क्या नहीं होता? कहेंगे इसका एंटीबॉडी नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो ब्लड ग्रुप हमारा O होता है मेरे भाई, उस O का याद रखना एंटीजन नहीं होता है, इसका एंटीजन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखें, इसका एंटीजन नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप A और AB और O, ब्लड ग्रुप A, B और O का जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं मेरे भाई। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रत्यारोपण होता है? किसका हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं? किसको हम नेत्रदान करते हैं? वो कॉर्निया होता है, जो मेरे भाई आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। ये हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, ये बात आप सबको पता होगा। आंख का सबसे जो बाहरी भाग है, आंख का सबसे अगर बाहरी भाग की अगर हम बात करते हैं, आंख का सबसे बाहरी जो भाग होता है हमारा क्या होता है? इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारी आंखों में जो लेंस होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, और रेटिना जो हमारा होता है हमारी आंख का पीछे वाला हिस्सा होता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? बहुगुणिता के नाम से हम लोग जानते हैं, सॉरी बहुप्रभाविता के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसके इंग्लिश टर्म जो है आपको ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, और इसके इंग्लिश टर्म की सुधार कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलियोट्रॉफी के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुप्रभाविता हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर? पेलियोट्रॉफी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या कहेंगे? इसको हम लोग PELIO, याद रखें, PLE, इसको हम लोग प्लियो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे यहां पर? तो हम कहेंगे PLEI, ऐसे होता है। प्लियोट्रॉफी की हम बात करते हैं, या प्लियोट्रॉफी बोलेगा या प्लियोट्रॉफिज्म बोलता है। प्लियोट्रॉफी या प्लियोट्रॉफिज्म बोलेगा, दोनों सही है। इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए गलती नहीं करना है। प्लियोट्रॉफिज्म की हम बात करते हैं, प्लियोट्रॉफिज्म की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना। इन दोनों में से कुछ भी अगर टर्म यूज करता है तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्या है? तो एक ही जीन कई लक्षण को कंट्रोल करता है, उसकी हम बात करते हैं। एक ही जीन की हम बात करते हैं, इसको ऐसे समझिए। एक ही जीन जो होता है, एक ही जीन कई लक्षण को कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक ही जीन कई लक्षण को कंट्रोल अगर करता, कई जीन लक्षण को कंट्रोल अगर करता है, कई लक्षण को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग यहां पर प्लियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, या प्लियोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। इसी को हिंदी में बहुप्रभाविता के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। मेरे भाई जीन किसको कहते हैं? तो डीएनए के छोटे से भाग को ही जीन कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में वो बढ़ जाता है, उसी को हम जीन कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, किस देश ने
भारत को स्पुतनिक मेरे भाई भी कोविशील्ड की हम बात करते हैं, कोविड वैक्सीन का जो हमारा निर्माण किया था, स्पुतनिक जो हमारा आया था वो रसिया के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई? स्पुतनिक जो था वो रसिया का हमारा यहां पर वैक्सीन था, इस बात को अब ध्यान है। सारथी बैच कॉमन पेपर की बात है, ये हमारा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर विकास सर के द्वारा ये क्लासेस आपको दी जाती है और ये बैचेस आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलना है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं मेरे भाई लुकेमिया की हम बात करते हैं तो लुकेमिया हमारा क्या, तो ब्लड कैंसर होता है मेरे भाई। ये क्या है तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर ब्लड कैंसर की हम बात करते हैं, लुकेमिया हमारा ब्लड कैंसर होता है, ध्यान रखेंगे। और लुकेमिया में क्या होता है, WBC की संख्या बढ़ जाती है, WBC की जो संख्या होती है इसकी संख्या यहां पर बढ़ जाती है और WBC की संख्या के बढ़ जाने से ऐसा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहां पर राइट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखना मेरे भाई कि जब जैसे से हम ऊपर हाइट पर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना कि वैसे केस में RBC की मात्रा बढ़ जाती है, याद रखना। और जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो WBC का आकार भी आपका बदल जाता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। आगे चलते हैं, पार्किंसन जो बीमारी होता है मेरे भाई ये हमारे ब्रेन की बीमारी है। ये किसकी बीमारी है मेरे भाई? तो याद रखना ये ब्रेन की बीमारी होती है। पार्किंसन बीमारी कौन सी बीमारी? तो ब्रेन की बीमारी होती है और इसमें यादाश्त चली जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसमें यादाश्त की हम बात करते हैं, यादाश्त चली जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें यादाश्त चली जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कार्लसन को दिया गया था, याद रखेंगे। और अवार्डी अरविंद कार्लसन को दिया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कोबाल्ट 60 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हम कोबाल्ट 60 की बात करते हैं। एक हमारा कोबाल्ट 60 होता है, एक हमारा कार्बन 60 होता है। इसको हम लोग कहते हैं फुलरीन। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा फुलरीन होता है, या फिर इसी को बकमिनिस्टर फुलरीन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो हम लोग बकमिनिस्टर, ध्यान रखें, बकमिनिस्टर फुलरीन भी हम कहते हैं। ये हमारा बकमिनिस्टर फुलरीन भी हमारा कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। या इस यहां कार्बन 60 है, ये कार्बन 60 का हमारा ये कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। ये किसका एलोट्रॉप्स है मेरे भाई? तो कहेंगे ये कार्बन का, हमारा कार्बन का अपरूप होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कंप्लीट कार्बन से ही बना, 60 कार्बन मिलकर बना हुआ है। ये कोबाल्ट 60 है मेरे भाई। और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? तो आप सबको पता होगा कि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जहां रेडियोथेरेपी करना होता है। कहां पे करते हैं मेरे भाई? तो रेडियोथेरेपी के लिए यहां इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कहां पे? तो रेडियोथेरेपी की हम बात करते हैं, इसमें रेडियोथेरेपी में हम करते हैं। और रेडियोथेरेपी से जो वेव हमारा इमिट करता है, जो वेव निकलता है उसको गामा हम कहते हैं, गामा रे हमारा निकलता है। रेडियोथेरेपी के दौरान याद रखेंगे, रेडियोथेरेपी के दौरान हमारा जो वेव निकलता है उसकी अगर हम बात करेंगे, उस दौरान जो वेव हमारा निकलता है, रेडियोथेरेपी के दौरान जो वेव निकलता है, दौरान जो हमारा वेव निकलता है, इसको हम कहते हैं ये हमारा गामा रे होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और गामा रे जो हमारा होता है हाईली एनर्जेटिक होता है, सबसे अधिक एनर्जी हमारा किसी में अगर होता है तो कहेंगे गामा में होता है, ध्यान रखिएगा। और ये डेड सेल को खत्म करने का काम करता है। तो मेरे में कोबाल्ट 60 हमारा कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। और आप ध्यान रखना कि उसकी अगर हम बात करते हैं वो किस रे का यहां पर इमिशन करती है, किस रे को वह उत्सर्जित करती, तो हम कहेंगे गामा किरण को। यहां पर आप सीधा के दौरान गामा रे का इमिशन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसका इमिशन होगा? तो यहां से गामा रे का इमिशन होता है। और गामा रे का इमिशन अगर होता तो ये हमारा हाईली एनर्जेटिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, विश्व में उत्पादन किया गया प्रथम शाकनाशी हमारा जो होता है वो 2,4-D है। कल भी हम बताए थे मेरे भाई कि 2,4-D हमारा क्या है, कि यहां पर हमारा ये क्या, यहां पर शाकनाशी जिसको हम कहते हैं खरपतवारनाशी के नाम से हम लोग जानते हैं। शाकनाशी कहने का मतलब मेरे भाई ये खरपतवारनाशी, कल भी आपके सामने आया था, इसको हम लोग खरपतवारनाशी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात और हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं मेरे भाई, ये खरपतवारनाशी हमारा होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। 2,4-D का मतलब होता है कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई ये खरपतवारनाशी तो होता है, इसके क्वेश्चन के आंसर हमारे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग सुबह में 9:05 नियुक्ति बैच की क्लासेस आपकी लाइव होगी। सुबह में कितने बजे? 9:05 में नियुक्ति बैच की क्लासेस लाइव होगी। अखंड ज्योति बैच की जो आज क्लासेस आपकी पोस्टपोन्ड हुई, हमारे यहाँ नेटवर्क का कोई इशू, नेटवर्क का पूरी तरीके से इशू था, नेटवर्क का हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, जो इंटरनेट कनेक्शन था उसमें आपका क्लास लोड नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आज की क्लासेस नहीं हो पाए थे। लेकिन कल
आपको 11:15 पे आपकी क्लासेस अखंड ज्योति बैच की चलेगी। 9 बजे कौन सी क्लासेस, याद रखिएगा, नियुक्ति बैच की क्लासेस, और 11 बजे अखंड ज्योति बैच की क्लासेस चलेगी, और 1 बजे आपका इंजेक्शन बैच की क्लासेस चलेगी। लगातार ये क्लासेस 2-2 घंटे की चलेगी। आप सभी लोग मेरे पे तैयार रहिएगा। सुबह के कितने बजे? नियुक्ति बैच के लिए 9 बजे, अखंड ज्योति बैच के लिए आपको कितने बजे लाइव आना है? तो अखंड ज्योति बैच के लिए आपको 11 बजे लाइव आना, और इंजेक्शन बैच आपका 1 बजे चलता है। तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और मुझे लगता है कि मेरे भाई आप लगातार अगर टेस्ट के डिस्कशन में अगर पार्टिसिपेट करते रहिएगा तो एक एक क्वेश्चंस करके ही मेरे भाई आप उस जगह तक पहुंचिएगा जहां आपको जाने की इच्छा है, जहां मेरे भाई आपका लक्ष्य है, जहां आपको पहुंचना है। इसीलिए ये मत सोचना कभी कि मेरा समय जाता है। अगर मेरे साथ जितना देर तुम गुजारोगे वो समझना तुम्हारे लिए वो एक क्रूशियल टाइम है। हम तुमको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, हम तुमको कभी भी गलत नहीं कहेंगे। तुम्हारा इरादा गलत होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी अगर मनसा के अनुसार अगर तुम देखोगे, हम हमेशा तुमको पॉजिटिव रास्ता और सही रास्ता ही दिखाएंगे। कभी अगर नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे तो सही सटीक रास्ता ही दिखाएंगे जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मेरे भाई तुम जिस फेज से गुजर रहे हो, इस फेज से हम भी गुजरे हैं, और हमको भी सब कुछ पता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी के लिए बहुत घोर तपस्या करना पड़ता है, और आप जो कर रहे हैं इस तपस्या से भी कम नहीं है। जो लोग अखाड़े में करते हैं, जो लोग हिमालय पर्वत पर करते हैं, उससे भी बड़ी तपस्या ये होती है। ये सब नहीं कर सकता है, इसमें ब्रेन लगता है। ठीक है, तो चलिए आप लगातार, हम यही कहेंगे मेरे भाई, आराम से बेफिक्र होकर के, आराम से रिलैक्स होकर के सोइए, और कल उसी एनर्जी के साथ फिर लगिए। ठीक है, और लगातार मेहनत कीजिए ना। देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलती है। यस्मीन जी कह रहे हैं कि आपका लवली आवाज है सर। आप लोग मेरे भाई, आप लोगों की कृपा से, आप लोग अगर जिस तरीके से मेरे भाई प्यार आप देते हैं, शायद मुझे आप पता नहीं, ये जो एनर्जी आती है लगातार 12 घंटा क्लास लेने के बाद भी हम इस एनर्जी में आपको दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका प्यार है। तो आप सभी लोग मेरे भाई, आप सभी लोग दिल से हमसे प्यार करते हैं, और हम भी आप लोगों से दिल से प्यार करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बशर्ते कि इस बार रिजल्ट चाहिए, मुझे जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करके दोगे। ठीक है, 31 स्कोर है, क्या होगा मेरा? 31 स्कोर अगर आपका है तो आप समझिए कि आप अच्छे रैंक वाले हैं। आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? अगर आपके मार्क्स 25 से 30, अगर 31-32 नंबर अगर आ रहा है तो आप समझिए रैंकर्स हैं। आप अपने आप को रैंक वाले समझिए, और उसी एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को ऊपर लेवल में सोचिए हमेशा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लास आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नियुक्ति बैच में अभी क्या चल रहा है सर? परचेज करना चाह रहे हैं, तुम चाहते रहो सुशांत जी। दुनिया अब बहुत आगे जा रही है, सोचना नहीं है, झक झोड़ देना है। इतना मेहनत करना है मेरे भाई, इतना मेहनत करना है कि सामने वाला डर जाए, इस साला कितना पागल है, कितना मेहनत करता है। ऐसा मेहनत करके दिखा दीजिए, दुनिया भी कहेगी कि क्या पढ़ा था, और तुमको भी जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने क्या मेहनत किया था। उस पल को हमेशा याद करोगे, क्योंकि अभी जो तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत को तुम कभी नहीं भूल पाओगे। जब मेहनत को कभी नहीं भूल पाओगे, तब नहीं भूल पाओगे जब तुम सक्सेस कर जाओगे। अगर तुम अनसक्सेस रहोगे तो ये मेहनत तुम्हारे बेकार हो जाएगा, तुमको याद भी नहीं आएगा। लेकिन तुम इसी में अगर सफलता पालोगे ना, तुम जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सिचुएशन को, इस जगह को, इस टीचर को, सबको तुम याद करोगे। ठीक है, इसीलिए मुझे सिलेक्शन चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन तुम लोग दोगे। ठीक है, हिम्मत लगा करके मेहनत कीजिए। सेमेस्टर केमिस्ट्री आपका इंजेक्शन बैच में केमिस्ट्री भी शुरू कर देंगे, 2-3 दिन के बाद केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू, गुड नाइट सभी लोगों को, लव यू ऑल। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।